अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 4 का थर्ड पार्ट में स्टार्ट करने लगी हूँ, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ। लास्ट आपने देखा होगा, लास्ट जितनी बेसिकली जो बिल्कुल लास्ट वाला लेक्चर था, मतलब जो सेकंड वाला लेक्चर था, उसके अंदर हमने चीज़ें देखी थी पोलराइजेशन के बारे में, और लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स हमने पढ़े थे, बाउंड्री कंडीशंस देखी थी, डिस्क्रिप्टिव पैरेलल मतलब सिमिलैरिटी देखना चाह रहे थे हम कि डी और ई के दरमियान में क्या एनालॉजी है, उसको हमने देखने की कोशिश की थी। तो यहाँ से हमने एक चीज़ कंक्लूड की थी डिस्क्रिप्टिव पैरेलल से कि आपके पास हम लोग डी को ई की तरह गॉसियन लॉ से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि चलें ठीक है, डाइवर्जेंस वाले में तो हमारे पास सिमिलैरिटी आ रही थी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है और डाइवर्जेंस ऑफ डी रो एफ के बराबर होता है। लेकिन आपके पास कर्ल जो है वो ई का स्टैटिक केस में ज़ीरो होता है, लेकिन आपके पास कर्ल ऑफ डी जो है वो जनरली ज़ीरो नहीं होता, मतलब किसी केस में ज़ीरो हो भी सकता है और किसी केस में ज़ीरो नहीं भी हो सकता। तो उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी थी जिस केस में ज़ीरो है और जिसमें ज़ीरो नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये इजी सा है, ये भी आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये मैंने वैसे पढ़ा दिया था। ये वाली चीज़ के ऊपर मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर दोबारा से आपको बता दूँगी। ये है यू माइट सपोज दैट लीनियर, जब इन्होंने यहाँ पे इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इसे गॉसियन लॉ को यूज़ करके इन्होंने डी को फाइंड किया, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें जो है वो सिर्फ फ्री चार्ज का पता था, क्यू का, इसके अलावा हमें इसके में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जब हमें फ्री चार्ज का पता हो और हमारा जो प्रॉब्लम हो वो सिमेट्रिकल हो, तो फिर हम डी को बाय यूजिंग गॉसियन लॉ यूज़ करके हम डी फाइंड कर सकते हैं, और जब हम डी फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसके रिस्पेक्ट से हम लोग ई बी फाइंड कर लेते हैं, और जब हमारे पास ई आ जाता है तो वहाँ से हम पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा ये कि ई आ जाता है तो हम पोलराइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिर उसके बाद रो बी और सिग्मा बी भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में एंड में पोटेंशियल का फार्मूला देखा था जो कि रो बी और सिग्मा बी से आ रहा था। तो अगर उससे तो ये लगता है कि हमें पहले अगर रो बी सिग्मा बी पता होता तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तो पोलराइजेशन गिवन ही नहीं थी। अगर पोलराइजेशन गिवन होती तो हम रो बी और सिग्मा बी फाइंड करके पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो इस केस में हमने सिमेट्री को देखते हुए सिंपल डी को यूज़ करके डी फाइंड किया, फ्री चार्ज को यूज़ करके, एंड देन फिर उस डी से हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली। तो इसमें बताना ये मकसद है कि अगर आपको सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है आपका और आपको नहीं भी गिवन आपको पोलराइजेशन, तो आप फाइंड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे उन्होंने आपको बताया दिस इज़ नेचुरल, मैं ये इसका कंक्लूजन पढ़ रही हूँ, दिस इज़ नेचुरल सिंस द चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर अट्रैक्ट्स इट्स ऑपोजिट इन ऑल द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे इस केस में था आपके पास एक मेटल स्फीयर था जिसके ऊपर चार्ज था, और एक मेटल स्फीयर था जिसके ऊपर चार्ज था और उसके गिर्द एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक, लीनियर डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक स्फेरिकल शेप में उसके ऊपर लगा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो चार्ज था मेटल स्फीयर के अंदर, ऑब्वियसली वो जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक था उसके ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब अगर उसके ऊपर स्फीयर के ऊपर मेटल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट इज़ दिस लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, अब वो जो लेयर जो है जो कि नेगेटिव चार्ज की जो कि करीब आ जाएगी मेटल सरफेस के, उसकी वजह से क्या होगा, इट इज़ दिस लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज एट रिड्यूसेस द फील्ड, क्योंकि एक तो फील्ड होगी उस चार्ज जो उस मेटल के ऊपर था उसकी वजह से, और एक फील्ड वो जो पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो जाएगी उसकी वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जो है वो जनरेट होगी, क्रिएट होगी, जो कि पहले की फील्ड को रिड्यूस करेगी विद इन द डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम। तो नॉर्मली आपके पास
अगर सिर्फ एक मैटरोस्फेयर होता है तो उसकी वजह से जो आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/4πε0 ओवर आर स्क्वायर के बराबर होती। लेकिन डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी पॉइंट आर के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/4πε, ठीक है, ε0 की जगह ε q ओवर आर स्क्वायर के को पहुँच गई। तो इट इज़ दिस लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज रिड्यूसेस द फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से क्यों फील्ड चेंज हो गई, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर पोलराइजेशन हुई और उसकी वजह से एक ऑपोजिट फील्ड क्रिएट हुई और उसने पहले की वाली फील्ड को रिड्यूस कर दिया। इट्स मीन कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो ऑलरेडी फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इन दिस रिस्पेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक इज रादर लाइक एन इम्परफेक्ट कंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक एक इम्परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे कंडक्टर के अंदर होता है कि अगर आप एक चार्ज उसके अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है, एक ऑपोजिट फील्ड क्रिएट करता है उस चार्ज की फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कंडक्टिंग शेल जो है, द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी वुड बी सच एज टू कैंसिल द फील्ड ऑफ क्यू कम्प्लीटली इन द रीजन एयर। मतलब अगर आपके पास अगर आप सिर्फ मेटल की बात करें, अगर आप जो है इस केस में ये तो सफ़ेयर है, लेकिन अगर एक मेटालिक शेल की बात करें तो मेटालिक शेल जो है वो अपने अगर आउटसाइड वाली जो फील्ड है जो उसके अंदर भी आ रही हो, अब उस फील्ड को बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट सरफेस चार्ज अपनी सरफेस के ऊपर इंड्यूस कर देता है ताकि उसके अंदर जो है कोई भी फील्ड ना रहे, ठीक है। तो ऑन अ कंडक्टिंग शेल, जो कंडक्टिंग शेल है, द इंड्यूस सरफेस चार्ज, जो इंड्यूस सरफेस चार्ज होगा वुड बी सच एज टू कैंसिल, वो इस तरीके का होगा, सच एज टू कैंसिल द फील्ड ऑफ क्यू, जो क्यू की वजह से जो फील्ड है उसको कैंसिल करने के लिए कम्प्लीटली इन द रीजन ए एंड बी। मतलब जो ए और बी रीजन के अंदर क्यू की वजह से जो फील्ड है, ठीक है, ए और बी रीजन के अंदर जो क्यू की वजह से फील्ड है उसको ख़त्म करने के लिए कि ताकि वो वाली फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर ना आए, उसको ख़त्म करने के लिए एग्जैक्टली इतना वो सरफेस चार्ज अपनी सरफेस के ऊपर इंड्यूस करेगा ताकि वो सरफेस चार्ज इतनी फील्ड जनरेट कर सके अपोजिट डायरेक्शन में कि वो उस फील्ड को बैलेंस कर सके जो क्यू की वजह से ए और बी के अंदर आई, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तो खैर और सिंपल आपके पास केस है, इसलिए इधर भी अप्लाई हो सकता है क्योंकि हमारे पास मेटल सफ़ेयर है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डज द बेस्ट इट कैन बट द कैंसिलेशन इज़ ओनली पार्शियल। तो डाइलेक्ट्रिक भी इसी तरीके का आपके पास है कि वो आपके पास जो ऑपोजिट फील्ड उसके अंदर एक फील्ड जो उसके ऊपर है अप्लाई की गई है, उस फील्ड के ऑपोजिट फील्ड जो है वो अपने अंदर जो है वो क्रिएट करता है, बिल्कुल कंडक्टर की तरह। जैसे कंडक्टर जो है उतना सरफेस चार्ज अपने सरफेस पे इंड्यूस कर लेता है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस कर सके, तो इसी तरह डाइलेक्ट्रिक भी जो है वो एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस करने के लिए एक सरफेस चार्ज अपनी सरफेस पे इंड्यूस कर लेता है। लेकिन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस ये आता है कि कंडक्टर तो एग्जैक्टली इतना चार्ज इंड्यूस कर लेता है कि वो उस फील्ड को कैंसिल कर सके, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट उतना सरफेस चार्ज वो इंड्यूस नहीं कर सकता कि वो उस बाहर की फील्ड को कैंसिल कर सके, बल्कि ये जो है बस इतना कर लेता है, पार्शियली कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम इम्परफेक्ट कंडक्टर कह सकते हैं। अगला है यू माइट सपोज दैट लीनियर डाइलेक्ट्रिक वुड एस्केप द डिफेक्ट इन द पैरेलल बिटवीन ई एंड डी। जैसे लीनियर डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा था जिसमें पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये जैसे हमने पहले देखा कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि ई एंड डी एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, मतलब जो जो चीज़ें कॉन्सेप्ट ई पे अप्लाई हो रहे हैं वही सारे आप डी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में हम ये सपोज क्या कर सकते हैं, या आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि देखें कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में तो एटलीस्ट ई एंड डी जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि पी एंड डी दोनों ई के प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। दस इट नॉट फॉलो दैट देयर कर्व्स लाइक ईज मस्ट बी वैनिश। तो क्योंकि ई जो है पी जो है वो भी ई के प्रोपोर्शनल है और डी भी
ई के प्रोपोर्शनल हो गया है, हमने ऊपर देखा एप्सिलॉन ई के बराबर है वो। तो अगर हम इस सिमिलैरिटी को देखें तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि आपके पास कर्ल ऑफ ई जिस तरीके से ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो इसी तरह ई और डी, पी और डी का कर्ल भी ज़ीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ई के। Unfortunately, it does not for the line integral of P around a closed path that straddles the boundary between one type of material and other need not be zero, even though integral of E around the same loop must be zero। तो ये बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप लाइन इंटीग्रल की बात करें तो पोलराइजेशन P का लाइन इंटीग्रल अगर एक क्लोज पाथ के अलोंग आप इस तरीके से करें कि आपके बीच वो क्लोज पाथ इस तरीके से बन रहा हो कि वो बीच में एक बाउंड्री आ रही हो, मतलब जैसे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है और उसके बाद कोई एक मीडियम है, उसके बाद लेट्स सपोज कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, तो उनके दरमियान में ऑब्वियसली एक बाउंड्री आ रही होगी। तो आप एक क्लोज पाथ इस तरीके से बनाएं कि कुछ हिस्सा उस पाथ का जो है वो एक मीडियम में आ रहा हो और कुछ हिस्सा उस पाथ का दूसरे मीडियम में आ रहा हो। तो द बाउंड्री बिटवीन वन टाइप ऑफ मटेरियल एंड एन अदर नीड नॉट बी ज़ीरो, मतलब आपकी वो जो बाउंड्री के अक्रॉस जो आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं पी का, वो ज़ीरो नहीं हो रहा, जबकि ई जो है वो अलॉन्ग द क्लोज पाथ उसका इंटीग्रल जो है स्टैटिकली आपको पता है कि वो ज़ीरो ही होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि क्यों पी जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा, जबकि आपके पास जो है वो ई जो है वो तो ज़ीरो हो रहा है, लेकिन पी का लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द क्लोज पाथ ज़ीरो नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर एप्सिलॉन नॉट स्काई ई, क्योंकि अभी आपने देखा है कि पी जो है वो सिंपल ई पे ही तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, वो तो एप्सिलॉन नॉट और काई ई, ठीक है, इन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ससेप्टिबिलिटी जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इज़ डिफरेंट ऑन द बोथ साइड, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो दोनों साइड पे डिफरेंट हो रहे हैं। ऑब्वियसली एक मीडियम और है, दूसरा मीडियम और है, तो दोनों मीडियम के लिए ये सेम तो नहीं होंगे, ये तो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मीडियम चेंज हो जाता है तो उनकी ये भी चेंज हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंट एट द इंटीरियर एट द इंटरफेस बिटवीन अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक एंड वैक्यूम। लेट्स सपोज आपके पास दो जो मीडियम है, एक आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, बिटवीन अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है एक, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, वैक्यूम है, और उनके दरमियान में एक इंटरफेस है। जैसे फिगर यहाँ पे इन्होंने शो किया, एक तरफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है और एक तरफ वैक्यूम है। पी एक साइड पे तो ज़ीरो है वैक्यूम में, ठीक है, लेकिन आपके पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो ज़ीरो नहीं है। अराउंड दिस जगह, अगर इस लूप के अराउंड अगर आप पोलराइजेशन का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो नहीं आएगा। हैंस बाय स्टोक्स थ्योरम, आपको पता है स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक आप अप्लाई करते हैं, आपके पास किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो है वो बराबर होता है कर्ल ऑफ दैट वेक्टर बाय स्टोक्स थ्योरम। तो अगर लाइन इंटीग्रल ज़ीरो नहीं है तो इट्स मीन के कर्ल भी उसका ज़ीरो नहीं होगा। कर्ल ऑफ वी कैन नॉट वैनिश एवरीवेयर विद इन द लूप, इनफैक्ट इट इज़ इनफाइनाइट एट द बाउंड्री। मतलब इवन ये कह रहे हैं कि कर्ल जो है वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा बाउंड्री के ऊपर अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकें। हाँ, अगर स्पेस इज़ एंटायरली विद द होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक, देखिए लीनियर का लफ्ज़ हमने तो पढ़ लिया जिसमें पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तो होमोजीनियस का यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। इसमें आपके पास है होमोजीनियस मीडियम इज़ वन हुज प्रॉपर्टीज़ इन दिस केस द ससेप्टिबिलिटी, हम इस केस में ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली होमोजीनियस मीडियम वो होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो विद इन द मटीरियल डाइलेक्ट्रिक पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करती बल्कि वो सेम रहती हैं, ठीक है। अगर एक होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इस केस में हम ये देखेंगे कि उसकी ससेप्टिबिलिटी यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे उसकी ससेप्टिबिलिटी सेम है, देन दिस ऑब्जेक्शन इज़ वॉइड इन दिस रादर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि अगर आपके पास एक स्पेशल केस हो जिसमें आपकी स्पेस जो है जिसके पूरी फील्ड हो विद द लीनियर होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक, तो इस केस में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ डी तो खैर वो के बराबर होता ही है, लेकिन कर्ल ऑफ डी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सो डी कैन बी, फिर आप डी को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दी फ्री चार्ज। जैसे लेट्स सपोज जैसे आपने जो है वो कर्ल ऑफ डी अगर आपके पास ज़ीरो हो गया
तो आपके यहाँ से फिर कह सकते हैं कि आप D कैन बी फाउंड फ्रॉम फ्री चार्ज जैसे दो द डाइलेक्ट्रिक वर नॉट देयर। तो आप D को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम अ फ्री चार्ज जैसे आपके पास डाइलेक्ट्रिक जो है वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब आपके पास आपको बिल्कुल ऐसे फिर वो जो रीजन है वो इस तरीके का बन जाएगा कि जिस तरीके से वहाँ पे सिर्फ फ्री चार्ज ही है और जो उस फ्री चार्ज की वजह से जो फील्ड है आप बस उसको यूज़ करके आप जो है वो D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो E वैक्यूम है इज़ द फील्ड जो कि फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा इन दी एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक। मतलब ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी स्पेस entirely filled हो with a homogeneous linear dielectric then this subjection is void. In this rather special circumstances divergence of D is equal to rho f and curl of D is equal to 0। फिर हम D को फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला और इसमें जो बेसिकली E वैक्यूम है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो इलेक्ट्रिक ये जो है वो फील्ड है ड्यू टू अ फ्री चार्ज जो कि इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी यही होगी, ठीक है। तो E वैक्यूम इज़ द फील्ड द सेम फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वुड प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास जो इक्वेशन 4.2, 3, 3, 2 एंड 3, 4 है उससे हमारे पास ये चीज़ पता चली थी। D की वैल्यू जब हमारे पास E की वैल्यू D ओवर एप्सिलॉन के बराबर, तो D की वैल्यू यहाँ से एप्सिलॉन नॉट E वैक्यूम पुट कर दें तो एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन जो है 1 ओवर एप्सिलॉन R के बराबर हो जाएगा। और ये इक्वेशंस देख लेंगे तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या यहाँ से निकला कि अगर आपके पास सारी स्पेस जो है वो होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक से फिल हो तो फील्ड एवरीवेयर आपके पास, जैसे आपको बताया है कि फील्ड जो होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअली इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डाइलेक्ट्रिक टू फिल ऑल स्पेस। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारी स्पेस में आपके पास डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो। इन रीजन वेयर द फील्ड इज़ ज़ीरो एनी वे इट कैन हार्डली मैटर वेयर द डाइलेक्ट्रिक। जो वो रीजन होता है जहाँ पे फील्ड वैसे ही ज़ीरो होती है तो वहाँ इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मौजूद है भी या नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप सारे रीजन को बेशक लीनियर होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक से फील्ड बेशक ना भी करें, वैसे भी जिस रीजन के अंदर फील्ड वैसे भी ज़ीरो ही है तो उस रीजन में आपके पास डाइलेक्ट्रिक होने ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे पोलराइजेशन वैसे भी ज़ीरो है। सपोज़ मिसाल के तौर पे आपके पास चार्ज Q है, इस चार्ज Q को आपने एक लार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो फंसा दिया, ठीक है, और उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास 1/4 एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर, मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन है। तो ऑब्वियसली जब फील्ड रिड्यूस हो गई है तो जो फोर्स वो नियर बाय चार्ज पे एक्सर्ट करेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि आपके पास कूलम लॉ जो है उसके साथ कुछ मसला है, रादर द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। लेकिन मसला क्या हुआ, फोर्स रिड्यूस हो गई, मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ, असल में चीज़ क्या हुई कि आपके पास जैसे हमने चार्ज इंड्यूस किया उसकी वजह से जो पोलराइजेशन हुई मटेरियल के अंदर उसने ऑपोजिट चार्ज जो आपने चार्ज इंसर्ट किया था उसके इर्द एक ऑपोजिट चार्ज की लेयर क्रिएट कर दी, जैसे स्पीकर 4.22 में शो की गई है। तो वो जो ऑपोजिट चार्ज उस चार्ज Q के गिर्द जमा हो गया उसने शील्ड कर दिया उस चार्ज Q को जो कि इनसाइड मौजूद था। और ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑब्वियसली ये बाउंड चार्ज है जो कि पोलराइजेशन की वजह से आया, क्योंकि ये चार्ज जो है बाउंड चार्ज ऑपोजिट साइन जो है उससे ये कवर हो गया, जिसकी वजह से वो जो उसकी फील्ड है वो पार्शियली शील्ड हो गई, ठीक है। मतलब जितना इसकी एब्सेंस में, इस बाउंड चार्ज की एब्सेंस में जो उसकी फील्ड थी, इस बाउंड चार्ज की प्रेजेंस में वो थोड़ी सी उसमें शील्डिंग होगी, उसका इफेक्ट कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स भी रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक में वैक्यूम इटसेल्फ भी, जब आप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ते हैं तो आप वैक्यूम इटसेल्फ को भी हम कहते हैं कि वो भी कुछ हद तक पोलराइज हो जाता है। तो इस मीन कि जो इफेक्टिव और रीनॉर्मलाइज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन यू माइट मेजर इन द लेबॉर्ट्री। तो आप जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेजर करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, आप ये नहीं कह सकते इज़ नॉट इट्स ट्रू बेयर वैल्यू, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू नहीं होती। इनफैक्ट डिपेंड्स स्लाइटली ऑन हाउ फार अवे यू आर, मतलब वो इस बात पे डिपेंड कर रही होती है
कि आप कितना जो है वो आप कितना दूर हैं उस चार्ज से जिसकी आप फील्ड जो है वो या उसका चार्ज मेजर करें। तो मतलब ये तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया था, ठीक है, कि वो पोलराइजेशन की वजह से शील्डिंग हो जाती है और शील्डिंग होने की वजह से अपोजिट चार्ज जो क्रिएट होता है उसकी वजह से कुछ शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो नेट चार्ज का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अब एग्जांपल 4.6 है, इसके अंदर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और उसमें मुताबिक अगर आप पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो वैसे आप एफएससी में भी देख लेते हैं कि अभी आप इंसुलेटिंग मटीरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो, आप अगर आप उसको इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है कि फील्ड जो है वो प्लेट्स के अगर बीच में है तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से वो फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब फील्ड रिड्यूस हो जाएगी 1/, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एप्सिलॉन आर से, तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल भी उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और कैपेसिटेंस होती है जो C=Q/V के बराबर है, तो V अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो V अगर 1/, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस हो रहा है तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर से इंक्रीज़ हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इन फैक्ट अ कॉमन वे टू बीफ ऑफ कैपेसिटर्स। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपके पास क्रिस्टल, अब थोड़ा सा आगे मैं आपको बताया हुआ है कि बाय द वे अ क्रिस्टल इज़ जनरली ईजियर टू पोलराइज। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको ईजी होता है पोलराइज़ करना इन सम डायरेक्शन, मतलब कुछ डायरेक्शन में वो ईजीली पोलराइज हो जाते हैं और कुछ डायरेक्शंस में वो ईजीली पोलराइज नहीं होते। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नीचे बताई गई है जो इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको ये बताया हुआ है कि मीडियम इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। मीडियम जो होता है उसको हम आइसोट्रोपिक कहते हैं अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे ससेप्टिबिलिटी अगर सेम हो इन ऑल डायरेक्शंस। इसी तरह आपके पास इक्वेशन 4.30 अगर आप पीछे देखें जिसमें आपके पास E=εp E के बराबर है, तो वो आपके पास इस इक्वेशन 4.38 का एक स्पेशल केस है, मतलब मोर जनरल इक्वेशन आपके पास ये 4.38 है। तो आपके पास ये 4.30 इक्वेशन तो है, ये तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए है जिसमें आपके पास उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है मीडियम की वो सब डायरेक्शंस के अंदर सेम रहती हैं। फिजिसिस्ट टेंड टू बी स्लोपी विद देयर लैंग्वेज अनलेस अदरवाइज इंडिकेट द टर्म लीनियर डायलेक्ट्रिक सर्टेनली मीन्स। वरना लीनियर डायलेक्ट्रिक का एक और मतलब भी हो सकता है आइसोट्रोपिक लीनियर डायलेक्ट्रिक, मतलब उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर हम वो रिलेशन P=εr लगा रहे हैं लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए, तो वो मज़ीद अगर हम उसमें ऐड करना चाहें तो वो सिर्फ यही नहीं है कि जिसमें पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो, बल्कि ये भी उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी विद पोजीशन चेंज ना हो रही हो, मतलब डायरेक्शन के साथ चेंज ना हो रही हो, हमारे पास सब डायरेक्शंस में सेम हो, तो हम उसको आइसोट्रोपिक लीनियर डायलेक्ट्रिक कहना चाहिए। और बल्कि अगर हम होमोजीनियस भी ऐड कर दें तो वो भी ठीक है, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक लीनियर डायलेक्ट्रिक कि मतलब उसमें जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पोजीशन टू पोजीशन वेरी ना कर रही हों, ठीक है। लेकिन तो ये जो केस है ये जो है 4.30 रिप्लेस बाय जनरल लीनियर रिलेशन, इससे हमने इसे रिप्लेस कर दिया। और इक्वेशन 4.1 और 4.3 में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में पोलराइजेशन डिफरेंट हो तो फिर या हमारे वहाँ पे खैर हमने डायरेक्शंस की बात नहीं की थी, हमने एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात की थी। वहाँ हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि सिमेट्रिकल हो तो हम 4.1 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल हो तो फिर हम 4.3 यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है 4.38, इसमें ये जो काय के जो 9 कंपोनेंट्स आ रहे हैं काय ई के, ये बेसिकली एक ससेप्टिबिलिटी टेंसर बनाते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में इनकी डिफरेंट वैल्यू होती है, इनका एक मैट्रिसेस होता है। तो अब हमारे पास ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हम जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इसको अप्लाई एक्चुअली कैसे करना है। 4.18 प्रॉब्लम है, इसमें आपको कहा गया है कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में जो स्पेस है 4.24 फिगर ये शो की गई है।
इसमें आपको बताया कि इस फिल्ड विथ 2 स्लैब्स ऑफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब इनको 2 डिफरेंट टाइप के लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ हमने इसे फिल कर दिया है। ईच स्लैब हैज़ थिकनेस, आज की थिकनेस बता गई है। तो टोटल डिस्टेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो 2a है, हर स्लैब की थिकनेस a है, तो टोटल जो है वो 2 स्लैब्स हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो है उनकी टोटल थिकनेस 2a हो जाएगी। स्लैब 1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, स्लैब 2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 है। फ्री चार्ज डेंसिटी ऑन द टॉप प्लेट सिग्मा है एंड बॉटम प्लेट पे माइनस सिग्मा है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी है, फाइंड करनी है इन ईच स्लैब, एक हर स्लैब के अंदर आपने डी को फाइंड करना है। तो बेसिकली इस तरीके से अब हम करेंगे। सबसे पहले हमने डी फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल जो है वो एक जैसे गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और क्योंकि जैसे आपको पता है प्लेट्स के केस में आप थोड़ी पिल बॉक्स टाइप गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो यहाँ पे भी आपने ये देखें इस तरीके की एक गॉसियन सरफेस बनाई है जिसमें उसका एक पार्ट जो है वो मेटल प्लेट के अंदर आ रहा है, 2 साइड्स जो है वो यूँ परपेंडिकुलर हैं और एक साइड जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ रही है। अब जो आपके पास ऊपर वाली प्लेट है उसमें ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, लेकिन वो क्योंकि मेटल है तो ऑब्वियसली उसकी सरफेस के ऊपर ही चार्ज होगा, उसके इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो आपने जो पिल बॉक्स उसके बनाया है वो क्योंकि उसकी एक साइड जो है वो, एक मिनट मुझे देख लूँ, तो उसकी जो ये वाली साइड है वो अंदर आ रही है मेटल प्लेट के, तो ऑब्वियसली उसके अंदर से तो फील्ड ज़ीरो होगी और उसके अंदर कोई पोलराइजेशन भी नहीं होगी, ये जो है वो ज़ीरो होगा। तो फिर ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास होगी, ठीक है। तो इस वाली चीज़ ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ रही है और ये जो ये दो वाली दूसरी 2 साइड्स हैं, तो इसमें भी आपके पास ऐसे ही है क्योंकि आपने गॉसियस लॉ को यूज़ करके मतलब D.DA = QF को यूज़ करना है। तो इसमें आपके पास जो है वो D और एरिया जो है उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही होंगी, तो उनका D.DA जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो D की ऑब्वियसली वही डायरेक्शन होती है जो कि आपके पास फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो जो कि आपके पास फील्ड की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही आपके पास जो है वो डी की भी डायरेक्शन होगी। तो जो फील्ड होता है उसमें आपको पता है कि वो दोनों आ जाती हैं, कंट्रीब्यूशन फ्री चार्ज की वजह से भी और जो पोलराइजेशन की वजह से भी फील्ड हो रही है वो। तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड होती है, तो एक जो फील्ड होती है वो आपके पास जो है वो होती है जो मटेरियल के अंदर जनरेट होती है, एक तो फ्री चार्ज की वजह से और एक जो है वो पोलराइजेशन की वजह से। तो अब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर सिग्मा फ्री चार्ज है, तो उसकी वजह से भी एक फील्ड क्रिएट होगी और फिर जो उस फील्ड की वजह से पोलराइजेशन हो रही है तो उस फ्री चार्ज की वजह से भी फील्ड है। और फिर इसके अलावा ये कि वो जो पोलराइजेशन, अब देखें एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, अच्छा ओके सही है, ठीक है। खैर अब आपके पास क्या है, तो 4 साइड्स में से 3 साइड्स जो हैं उसमें जब आप D.DA जो है वो तो 0 हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक साइड जो है जो बॉटम वाली है सिर्फ उसके ऊपर रह जाएगा DA, तो उसका एरिया जो है वो आपने A कह दें नीचे वाली साइड का, और QF जो है वो चार्ज इनक्लोज। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसके अंदर जो चार्ज आ रहा है वो आपके पास जो है वो सिग्मा उस मेटल प्लेट का ऑब्वियसली ऊपर चार्ज था और उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है तो वो सिग्मा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, उसको उस गॉसियन सरफेस के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चार्ज आ जाएगा जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, वो फ्री चार्ज जो कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो रहा है। तो यही तरीका होता है फ्री चार्ज फाइंड करने का, वो फ्री चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो रहा है, ठीक है। तो A से कैंसिल हो जाएगा, D सिग्मा के बराबर आ जाएगा। नोट D = 0 इनसाइड द मेटल प्लेट। अच्छा
अब यही चीज़ आपके पास दोनों स्लैब्स के लिए आ जाएगी, बॉटम वाले भी डाउनवर्ड वाले भी। तो इस केस में ऑब्वियसली आपके पास जो बाहर मेटल प्लेट है उसकी जो आपके पास उसके ऊपर वाली प्लेट के ऊपर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो डी की जो डायरेक्शन है वो भी आपके पास डाउनवर्ड ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपके पास डी जो है वो आपके पास सिंपल सिग्मा के ही बराबर आ जाएगा। तो जो बी है वो आपके पास एप्सिलॉन ई के बराबर है। तो आपके पास डी की वैल्यू हमने सिग्मा कैलकुलेट कर ली है, तो स्लैब 1 के लिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको एप्सिलॉन 1 कह दें, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 1, और स्लैब 2 के लिए ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 2, लेकिन एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर आपको गिवन है एक्चुअली, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है जो कि एप्सिलॉन आर के बराबर है, वो आपको गिवन है। वहाँ से आप एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की 1.5 की जगह इन्होंने 3/2 पुट कर दिया है। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू निकाल के E1 एंड E2 में आप पुट कर दें। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब आप डाउनवर्ड स्लैब करें वाले स्लैब के लिए कैलकुलेट करेंगे डी अगर, तो आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि उसमें उस डाउनवर्ड वाले जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर तो नेगेटिव सिग्मा मतलब माइनस सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज है, तो फिर उसका भी जो डी है वो सिग्मा के बराबर किस लिए आया? तो बेसिकली वो फील्ड की डायरेक्शन की वजह से आया, क्योंकि इस केस में आपके पास जो है जब आप डी डॉट डी ए कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी और जो एरिया है उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी, लेकिन उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और जब आप स्लैब बनाएंगे और एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो जिसकी वजह से 180 डिग्री का साइन आ जाएगा और आपके पास वो माइनस साइन वहाँ से आ जाएगा, तो वो चार्ज के माइनस साइन को बैलेंस कर देगा। अच्छा, अब जो इसका थर्ड पार्ट था उसमें कहा गया है फाइंड अ पोलराइजेशन इन ईच स्लैब। हर स्लैब में आपने पोलराइजेशन फाइंड करनी है। तो पोलराइजेशन अगर अगर लीनियर डाइलेक्टेड है तो एप्सिलॉन नॉट का ई के बराबर है। आपने ई फाइंड कर लिया है तो बस आप उस ई को पुट करके आप जो है वो पोलराइजेशन फाइंड कर लें। इसमें फिर इन्होंने वो काई ई की वैल्यू को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में पुट करके एंड देन फिर उसको इन्होंने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया हुआ है। ठीक है, इसमें और कुछ मसला नहीं है। दूसरी चीज़ आपके पास है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बेसिकली आपके पास एक स्लैब और दूसरा स्लैब, ठीक है, तो एक स्लैब की वजह से जब आपको पता है वी आप कैलकुलेट करते हैं ई डी से, ठीक है, डी जो है वो आपके पास थिकनेस होगी स्लैब की। तो यहाँ पे आपके पास स्लैब की थिकनेस ए है, तो एक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, उसकी थिकनेस ए है, और दूसरे स्लैब की फील्ड E2 है और उसकी थिकनेस ए है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, नॉर्मली वैसे आपके पास डाइलेक्ट्रिक के केस में आप ई डी ले लेते, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि दो जो है वो स्लैब्स हैं, तो यहाँ पे फिर आपके पास दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा E1 ए की वजह से प्लस E2 ए दूसरे की वजह से। तो आप जो है वो E1 और E2 की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें तो आपके पास पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट वो है फाइंड द लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ ऑल बॉन्ड चार्जेस। अब इसमें जितने भी बाउंड चार्जेस उसके ऊपर इंड्यूस हो रहे हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अब डाइलेक्ट्रिक दो हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सरफेसेस देखें तो तकरीबन 4 बन रही हैं। एक बिल्कुल अपवर्ड, एक बिल्कुल डाउनवर्ड वाली, मतलब एक अपवर्ड वाली डाइलेक्ट्रिक की सरफेस जो कि मेटल प्लेट के साथ है, एक डाउनवर्ड वाली डाइलेक्ट्रिक की सरफेस जो डाउनवर्ड वाले मेटल प्लेट के साथ है, और एक उन दोनों के बीच में जो दोनों डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में भी आपके पास जो है वो एक इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास
रो बी इज़ इक्वल टू 0, आप वो देख लें। पोलराइजेशन आपने फाइंड कर ली है, तो आप पोलराइजेशन को यूज़ करके दोनों स्लैब्स के लिए आप पोलराइजेशन आपको पता है किस तरीके से आती है, डाइवर्जेंस ऑफ पी से आती है, सॉरी रो बी जो है वो किससे आता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी से आता है। तो आप पी से रो बी आता है डाइवर्जेंस ऑफ पी से, आप डाइवर्जेंस ऑफ पी कैलकुलेट कर लें तो वो आप देख लेंगे कि वो इस केस में ऑब्वियसली ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनकी डाइवर्जेंस जो है वो तो आपके पास 0 आ जाएगी, तो इसलिए रो बी 0 हो जाएगा। सिग्मा बी जो है वो पी डॉट एन हैट से आता है, तो वो इस बात पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप कौन सी सरफेस ले रहे हैं। अगर आप बॉटम लें स्लैब 1 का, तो सिग्मा बी ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि आपके पास डाउनवर्ड पी डॉट एन हैट करना है ना, पोलराइजेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और एरिया जो है वो बॉर्डर ऊपर वाले स्लैब की जो बॉटम वाली सरफेस है ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। तो वो सिंपल आपके पास P1 जो है ऊपर वाले स्लैब की पोलराइजेशन है, तो P डॉट एन हैट जो है वो P1 के प्लस P1 के बराबर आ जाएगा। और टॉप में आप देखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि पोलराइजेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और स्लैब के ऊपर वाले जो एरिया है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और P1 और P1 आपने कैलकुलेट किए हुए थे सिग्मा बाय 2 के, तो इस तरह से आपके पास सिग्मा बी जो है वो ऊपर वाली सरफेस के लिए माइनस सिग्मा बाय 2 हो जाएगा और नीचे वाली के लिए प्लस सिग्मा बाय 2। इसी तरह आप जब स्लैब 2 के लिए देखेंगे तो स्लैब 2 में आपके पास ऊपर एट द बॉटम ऑफ स्लैब 2 जो है वो आपके पास जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है वही एरिया की डायरेक्शन होगी, तो प्लस हो जाएगा। और ऊपर वाली सरफेस में जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है और जो एरिया की डायरेक्शन है अपोजिट है, तो माइनस आ जाएगा। तो अब हमने 5th पार्ट ये है कि स्लैब 1 और स्लैब 2 के ऊपर टोटल सरफेस चार्ज अबव एंड बिलो देखना है। अब जो स्लैब्स हैं, स्लैब की जो स्लैब 1 की अगर हम बात करें, जो उसके ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज है। तो अब आपके पास एक सरफेस चार्ज उसके टॉप पे कितना था, माइनस सिग्मा बाय 2, और जो मेटल प्लेट पे है वो सिग्मा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2 कितना हो गया, सिग्मा बाय 2। और नीचे जो आपके पास ऊपर वाले स्लैब का जो बॉटम है उसके वो टच कर रहा है स्लैब 2 के टॉप के साथ, तो स्लैब 1 के बॉटम पे है सिग्मा बाय 2 और स्लैब 2 के टॉप पे है माइनस सिग्मा बाय 3, तो वो एडअप हो गया आपको ये। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ भी है, जब हम लोग टॉप देख रहे होंगे तो फिर हम टॉप मतलब जो भी हम सरफेस देख रहे होंगे उस अगर ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर वाले सारी सरफेस चार्ज देखेंगे, और नीचे देख रहे हैं तो नीचे वाले सारे सरफेस चार्ज देखेंगे। तो जैसे हम टॉप देख रहे थे तो वो जो स्लैब 1 का टॉप है उसके ऊपर सिर्फ एक मेटल प्लेट ही है, तो उसका चार्ज और स्लैब 1 के टॉप का चार्ज हमने ऐड कर दिया। जब हम स्लैब 1 के बॉटम को देख रहे हैं तो स्लैब 1 के बॉटम पे जो चार्ज है उससे नीचे भी जितने चार्जेस हैं वो सब एडअप होंगे। स्लैब 1 का बॉटम पे जो चार्ज है वो है सिग्मा बाय 2, ठीक है। उससे नीचे जो है वो स्लैब 2 का टॉप है जिसके ऊपर माइनस सिग्मा बाय 3 है। फिर उस स्लैब 2 का भी बॉटम ऑब्वियसली उसी से नीचे ही आ रहा है, उसके ऊपर कितना है, प्लस सिग्मा बाय 3। फिर उसके नीचे जो है वो आपके पास एक और मेटल प्लेट है जिसके ऊपर माइनस सिग्मा है, तो इसलिए 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बनाया हुआ है कि इससे नीचे अगर हम फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है, इस स्लैब के बॉटम पे फाइंड करें तो इसके बॉटम में ये, इसके बॉटम में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो वो सारे इंक्लूड होके इसके बॉटम का चार्ज देंगे। मतलब वो फ्री तो नहीं है ना, मतलब आप सारे इंक्लूड करेंगे ना, उससे नीचे जितने चार्जेस है वो सब इसके टोटल चार्ज को अफेक्ट कर रहे होंगे। जैसे ये, हाँ, इसके ऊपर वाले ये सारे जितने भी ऊपर होंगे वो सब इसके ऊपर वाले चार्ज को अफेक्ट कर रहे होंगे। इस तरह नीचे वाले चार्ज को भी सारे जितने चार्जेस हैं वो सब अफेक्ट कर रहे होंगे। तो सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ उसका नियर बाय को इंक्लूड करेंगे, बल्कि उससे नीचे भी जितने हैं सब ही को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सब अफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली उस नए चार्ज को। फिर इसी तरह आपने बाकियों में भी इसी तरह करना है। जब आप टोटल सरफेस चार्ज स्लैब 2 के अबव आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखें ये स्लैब 2 जो है उसके अबव, एक तो स्लैब 2 के अपना अबव वाला चार्ज, फिर इस लेयर का, फिर इस लेयर का और इस लेयर का, इसका
जो है स्लैब 2 का अपना जो अबव का चार्ज था वो माइनस सिग्मा बाई 3 था, ये वाला जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा बाई 3 है, फिर ये वाला चार्ज माइनस सिग्मा बाई 3 है, और फिर ये वाला चार्ज जो है वो प्लस सिग्मा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह आपने बॉटम वाला स्लैब 2 के ब्लो का भी आपने चार्ज फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाली चीज़ हो गई। और जो नेक्स्ट है 4.12 प्रॉब्लम, इसमें का सपोज यू हैव इनफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर टू फिल अ मेटल प्लेट कैपेसिटर। फिगर 4.25 में शो किया है कि आपने हाफ जो है ना वो देखें कैपेसिटर को फिल कर लिया, सॉरी हाँ कैपेसिटर के बीच में एरिया को फिल कर लिया। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द कैपेसिटेंस इंक्रीज व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल एज एन फिगर दिस। मतलब एक दफ़ा आपने फिल किया, फिल करने लगे डाइलेक्ट्रिक, तो आपने इस तरीके से फिल किया जैसे इसमें शो किया गया है। आप बताएं कि इस कंपेयर करना है बेसिकली कि अगर आप इस अरेंजमेंट में करें तो, और अगर आप इस अरेंजमेंट में करें तो आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो जैसे आपको पता है कि आपके पास कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी हो जाएगा, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो पहली कन्फिग्रेशन में, ठीक है, तो आपके पास जैसे दो प्लेट्स हैं, तो ऊपर प्लेट पे अगर प्लस सिग्मा चार्ज है, नहीं नेगेटिव प्लेट पे, सॉरी लोअर प्लेट है माइनस सिग्मा चार्ज है, तो डी इज इक्वल टू सिग्मा बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो डी जो है वो आपके पास जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, नॉर्मली भी आपके पास अगर एक भी डाइलेक्ट्रिक हो, वो तो दो डाइलेक्ट्रिक के केस में था, लेकिन एक भी डाइलेक्ट्रिक हो तब भी आपके पास डी की वैल्यू सिग्मा ही के बराबर आती है। आप उसको बेशक कैलकुलेट करके देख लें। तो ई इस हिसाब से आपको पता है कि डी इज इक्वल टू सिग्मा बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप अब देखें जो फिगर ए वाली है उसमें बेसिकली रीजन एक तरह के आप समझें तो तीन बन रहे हैं, मतलब एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक है, एंड देन फिर एयर है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप एयर वाली एरिया की बात करें, ठीक है, तो ई जो है एप्सिलॉन सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और अगर आप विद इन अ डाइलेक्ट्रिक बात करें तो ई ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। तो वी जो है वो आपके पास बिटवीन द प्लेट्स, तो ये वी जो है आपके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो आपके पास सिंपल किसके बराबर हो जाएगा। अब एक मिनट, यहाँ पे आपके पास अच्छा ओके, आई थिंक तीन रीजन नहीं है। मुझे जो न समझ आ रहा है वो यही है कि आपके पास पहले मुझे लग रहा था कि ये तीन रीजन है, लेकिन कि बीच में उन्होंने इस तरीके से इंसर्ट, अच्छा ठीक है ओके, तीन नहीं बना रहे, दो ही रीजन बना रहे आपके पास, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बीच में हवा में है, मतलब ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है, लेकिन सोल्यूशन के मुताबिक ऐसा नहीं है, आधा फिल कर दिया है उन्होंने। हाँ ऑब्वियसली ठीक है, इट्स अंडरस्टूड कि बजाय ये दो तरीके से आधा फिल किया, एक बी वाली इस तरह से आधा फिल किया हुआ है और एक ए तरीके से आधा फिल किया हुआ है। तो अगर आप ए तरीके से आधा फिल करें तो इट्स मीन कि जैसे पहले पिछले केस में आपके पास एक तरफ जो है वो एक मीडियम था, एक डाइलेक्ट्रिक था और एक तरफ एक डाइलेक्ट्रिक था, तो इसमें भी आप समझ लें कि दो डाइलेक्ट्रिक है, एक वैक्यूम है और एक आपके पास सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक है। तो आपके पास जो वैक्यूम वाला एरिया है उसका पोटेंशियल और जो दूसरे डाइलेक्ट्रिक वाला एरिया है उसका पोटेंशियल, तो ठीक टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी है। तो आपके पास आधी एरिया जो है वो वैक्यूम के पास आ रहा है, आधा डाइलेक्ट्रिक के पास आ रहा है, तो डी बाई टू आपके पास हो जाएगा। तो ई डी होता है आपके पास नॉर्मली, तो दो हैं, तो ई डी एक वैक्यूम वाले का एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया डी इंटू लेंथ सॉरी या विड्थ डी बाई टू, इसी तरह डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू विड्थ डी बाई टू। ठीक है, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ए वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड थी और उसकी थिकनेस डी बाई टू प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जो है वो डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डी बाई टू उसकी विड्थ थी। तो यहाँ से आप सिग्मा जो है ऑब्वियसली आपको पता है क्यू बाई ए के बराबर है, वो आप पुट करके यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट निकालें। अब आप ए केस के लिए कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो क्यू ओवर वी से आपने यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल ली और फिर आपने उसे कंपेयर कर लिया
विदाउट डाइलेक्ट्रिक के साथ उसे आपने कंपेयर करके एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वी में पोटेंशियल डिफरेंस जो है जैसे E/D है, तो आपके पास सिग्मा है, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट E। बेसिकली आपके पास जो है वो E इजिकल टू सिग्मा, अगर एप्सिलॉन नॉट होता है तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट E के बराबर हो गया, और E की वैल्यू पुट कर दी ये एयर के लिए। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक वाले साइड के लिए पोलराइजेशन जैसे एप्सिलॉन नॉट का E के बराबर है, फिर E की वैल्यू V/D है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो सिग्मा B की वैल्यू कैलकुलेट की P.n से। ठीक है, तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक की टॉप सरफेस के ऊपर जो एरिया है ऑब्वियसली अपर डायरेक्शन है, और वो उसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव आ जाएगा एट द टॉप सरफेस। तो सिग्मा टोटल जो है वो आपके पास क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट V/D इजिकल टू सिग्मा F प्लस सिग्मा B। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा F जो फ्री चार्ज की वजह से है, और सिग्मा B जो आपने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सिग्मा F हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, सिग्मा टोटल जो है बेसिकली इन्होंने कहा कि वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट V/D, मतलब बेसिकली ये चीज़ जो है आपके पास जो इन एयर में है। ठीक है, ये जो है आपके पास क्या है, इन एयर। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो इन एयर के अंदर जो सरफेस चार्ज एयर की प्रेजेंस मतलब डाइलेक्ट्रिक के बगैर, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो उस वक्त जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट V/D के बराबर है। ठीक है, और एक्चुअली उसको बराबर होना चाहिए सिग्मा F प्लस सिग्मा B के। ठीक है, मतलब यही हम देखते हैं कि आपके पास जब हमने ये बुक में भी हमने देखा था, जब हमने रो का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, रो B का, एक्चुअली हमने जब D के लिए किया था, तो नॉर्मली आपके पास जो टोटल चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, विद इन द डाइलेक्ट्रिक द टोटल चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज दिस। तो टोटल चार्ज डेंसिटी आपके पास नॉर्मली इसके बराबर होती है। ठीक है, विद इन द डाइलेक्ट्रिक एक आपके पास रो B प्लस रो F। तो यहाँ पे भी आपके पास जो टोटल चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास जो है वो सिग्मा F प्लस सिग्मा B के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा B की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, सिग्मा टोटल की वैल्यू जो है वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट V/D के बराबर है। तो यहाँ से आपने सिग्मा F जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ये है टॉप, क्योंकि हमने सिग्मा B टॉप साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के लिए लिया था, तो ये उसके लिए। ठीक है, तो जो CB है वो कैपेसिटेंस B वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो Q/V के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आपने V तो इसी तरह हमने रहने दिया, तो जो आपके पास Q की वैल्यू है वो आपके पास हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो बेसिकली आपके पास जो है वो Q अब आपने देखना है। तो इस केस में आपके पास क्योंकि हाफ़ रीजन के अंदर जो है वो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है और हाफ़ रीजन के अंदर एयर है, तो हाफ़ रीजन का जो सरफेस चार्ज और एरिया है वो आप यूज़ करेंगे, और फिर हाफ़ रीजन दूसरे हाफ़ रीजन का। तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक है उस रीजन का आपके पास सरफेस चार्ज जो है वो, और हाफ़ रीजन जिसमें आपके पास डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो ऑन द टॉप आपने सिग्मा कैलकुलेट किया ऑन द टॉप प्लेट। ठीक है, अब अबव डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ऑन टॉप प्लेट अबव डाइलेक्ट्रिक, उस पर जो आपने चार्ज कैलकुलेट किया है वो आपके पास ये है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R V/D। ठीक है, और जो आपके पास एयर के अंदर आपने चार्ज कैलकुलेट किया है वो एप्सिलॉन नॉट V/D है। समझ आई, मतलब आपके पास हाफ़ रीजन के अंदर जो था वो एयर था, उस रीजन का सरफेस चार्ज एप्सिलॉन नॉट V/D है, और जिस रीजन में डाइलेक्ट्रिक है उस रीजन का जो सरफेस चार्ज है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R V/D है। तो डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन का एरिया
और सरफेस चार्ज A/2, ऑब्वियसली टोटल एरिया A होता है तो हाफ हो गया, तो A/2 और उसका सरफेस चार्ज सिग्मा, और आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है उस पर जो ऊपर सरफेस चार्ज है वो सिग्मा F जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है प्लेट के लिए, बेसिकली A/2 उसका एरिया है। ठीक है, तो आपने ये यूज़ करके और फिर सिग्मा F और सिग्मा की वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से आपने CB की वैल्यू निकाली एंड देन फिर उसको आपने C0 के साथ कंपेयर कर लिया। तो विच इज़ ग्रेटर, तो जो दो आपने कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाली उनका जब कंपैरिजन करा तो ये आया जो कि ग्रेटर दैन 0, इस मीन के CB इज़ ग्रेटर दैन CA। इफ़ द एक्स एक्सिस पॉइंट्स डाउन, अब यहाँ पे आपके पास एयर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, E, G एंड P की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, कि एयर के केस में अगर E जो है वो मतलब x की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो एयर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, D की वैल्यू ये होगी और P की वैल्यू 0 होगी। डाइलेक्ट्रिक के केस में ये होगी, और फिर उसके बाद दोबारा से इन्होंने दूसरे तरीके से भी बताई हुई है। और यहाँ पे आपने बेसिकली ये आपके पास जो क्वेश्चन है पहले तो हमने यही फाइंड करना था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर रही है किस फ्रैक्शन से, फॉर अ गिवन पोटेंशियल V बिटवीन द प्लेट्स फाइंड E, D एंड P इन ईच रीजन। ठीक है, एंड द फ्री एंड बाउंड चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस फॉर बोथ केसेस। तो ये चीज़ हमने बेसिकली फाइंड करनी थी। तो ये आपके पास A फिगर के लिए एयर और डाइलेक्ट्रिक के अंदर E, D एंड P फाइंड किया है, एंड देन B फिगर के लिए आपके पास E, D एंड P फाइंड किया एयर एंड डाइलेक्ट्रिक में। इसी तरह A रीजन के लिए सिग्मा B सिग्मा F कैलकुलेट किया हुआ है, और इसी तरह B रीजन के लिए भी सिग्मा B एंड सिग्मा F जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये चीज़ हमने ऊपर कर ली है, इसको आगे से हमने यूज़ कर लेना है। तो ये अब मैंने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपने यूज़ करके जो है वो आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो अभी मैं यहाँ वाला ये लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर करूँगी जिसके अंदर हम लोग बाकी इंशाल्लाह पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।